हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वेव फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वेव फंक्शन की, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशंस for the acceptance of wave function। तो हेडिंग लगाओ, conditions required for acceptable wave function, required for acceptable wave function कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है। अब मैंने कल आपको जब नॉर्मलाइजेशन का लेक्चर बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, यानी कि किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं साई को, है ना, तो वो कांस्टेंट भी हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है उस वेव फंक्शन का। तो क्या सारे के सारे हमारे उसके सॉल्यूशन थे? नहीं थे। जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, वही हमारे क्या थे, हमारे वेव फंक्शन माने जा रहे थे। कि जब भी हम उसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करें, यानी ये मैंने पूरे यूनिवर्स की बात कर दी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहीं तो पार्टिकल हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना, 100% होगी। तो आज ऐसे ही और वेव फंक्शन है, हम एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई, और बाकी क्या क्या कंडीशन है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये क्या होना चाहिए हमारा, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। कैसा होना चाहिए हमारा, कॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ना। देखो ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं भी गैप है। अब मैं एक और बनाती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये बनाया फिगर, है ना, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं है ना, यानी कि स्मूथ कर्व है। कैसा कर्व है, स्मूथ कर्व है ना। जबकि इसमें क्या है, देखो बीच में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो यानी ये हमारा वेव फंक्शन नहीं होगा। तो पहले कंडीशन क्या हुई कि वेव फंक्शन साई एक्स टी वो हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंशिएशन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, डिफरेंशिएशन इज कॉन्टिन्यूअस। कि जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और सेकंड डिफरेंशिएशन है वो भी हमारा कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। यानी जो हमारा साई है, वेव फंक्शन साई दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, वो क्या हो हमारा, वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। यानी जब भी हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाए। ऐसा ना हो कि डी साई बाई में डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, इनफाइनाइट आए, है ना, मतलब उसका डिफरेंशिएशन ही ना हो, है ना। तो यानी कि उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तभी हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो ये क्या था कि उसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी क्या हो, हमारे पास डिफरेंशिएबल हो, है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई जो किस किस का फंक्शन है, एक्स और टी का, वो हमारा क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, है ना, यानी कि शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो ये सिंगल वैल्यू क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि हमारे पास मान लो ये मैंने एक कर्व बना दिया यहाँ पे, है ना, ऐसे बना दिया मैंने कुछ इसको यहाँ से, है ना, ऐसे। तो क्या मुझे बताओ ये सिंगल वैल्यूड होगा, देखो यहाँ से, है ना, ऐसे। तो अब देखो इस पॉइंट पे जब मैं बात करूँ, इस वाले पॉइंट पे, है ना, एक्स और टी के बीच मान लो ये टी हमारा, ये एक्स है ना, ये साई एक्स कोमा टी है ना, ये हमारा साई फंक्शन है, ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में रखा है ना। तो इस पॉइंट पे मैं जब बात करूँ, या एक्स ले लो यहाँ पे, है ना, किसी के भी बारे में, क्योंकि साई हमारा एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है ना। तो मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो देखो इस पॉइंट पे इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी हमारी, एक ये वैल्यू हो जाएंगी और एक ये वैल्यू, देखो एक ये भी हो जाएंगी। तो कितनी सारी वैल्यू होगी, 1 2 3, है ना, कितनी सारी पॉइंटों पे कट कर रहा है। तो क्या है हमारा वेव फंक्शन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन साई एक्स टी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, मतलब कुछ ऐसा हो उसका ग्राफ,
ऐसा, मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ एक वैल्यू है ना, एक पॉइंट पे क्या हो हमारी केवल एक ही वैल्यू हो, ऐसा। जब भी हम इस पॉइंट की बात करूं तो केवल ये वैल्यू हो, तो एक पॉइंट पे एक वैल्यू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ हम बात करेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई एक्स टी, ये क्या हो हमारा, शुड बी स्क्वेयर इंटीग्रेबल, स्क्वेयर इंटीग्रेबल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूं a से लेके b तक, कोई लिमिट है किसको, हमारे वेव फंक्शन साई के स्क्वायर को। ये कैसे लिखती हूँ मैं, साई एक्स स्क्वायर क्या होता है इस सब मैं बता चुकी हूँ, है ना। जिनको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर देख लो कि ये साई एक्स का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, थोड़ा सा ना छोटे से टाइम में बता देती हूँ, थोड़े से टाइम में देखो। साई को हम कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार, अब डी एक्स ए से बी, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साई जो हमारा वेव फंक्शन है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो क्या केवल साई से हम किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उस साई का कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, हम साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं और आयोटा को माइनस आयोटा से। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास वेव फंक्शन है a प्लस में आयोटा b, है ना, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, साई को साई स्टार से रिप्लेस कर दो, a प्लस की जगह प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो a माइनस आयोटा b, है ना। तो जब मैं इनका यानी साई स्टार की वैल्यू फाइंड करूंगी, यानी साई है ना ऐसे, तो ये साई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो जब भी मैं इसको सोल्व करूंगी यानी मल्टीप्लाई करूंगी वेव फंक्शन साई और साई स्टार की, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से रियल पार्ट मिलेगा, और रियल पार्ट मिलते ही मैं उसकी प्रॉपर्टीज को बता पाऊंगी। इसलिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, है ना। आई होप अब समझ आया होगा आपको। dx ये क्या हो मेरा, ये मेरा इंटीग्रेबल फंक्शन हो, मतलब इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के आए, है ना, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकल के आए। जब भी मैं इस इंटीग्रेबल को सोल्व करूं, इंटीग्रेट को, और इस साई एक्स स्क्वायर को, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिले। अगर वैल्यू मुझे 0 मिल रही है तो इसका मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो एटम की उस पॉइंट पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव फंक्शन साई एक्स की शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। और लास्ट साई जो हमारा वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, हमारा बाउंडेड वेव फंक्शन होना चाहिए। मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो हमारा साई एक्स कोमा टी है वेव फंक्शन, ये क्या हो, हमारा बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या हो कि इनफाइनाइट की तरफ रीच ना कर रहा हो, है ना। मतलब अगर वो वेव फंक्शन हमारा साई है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, है ना, जो हमारा एक्स जो है हमारा वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो साई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, उस केस में 0 आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वेव फंक्शन तो कुछ श्योर है ही नहीं, क्या निकलता, तो उस केस में 0 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास क्या हो, कुछ बाउंडेड हो, जो साई एक्स टी है वो मेरा बाउंडेड फंक्शन हो, है ना, यानी इन्फिनिटी की तरफ रीच ना कर रहा हो। इन्फिनिटी की तरफ रीच करेगा तो यानी उस केस में हमारे वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसको नोट कर लो। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, अब हम इनको सोल्व करेंगे ना, हमें अब तक जो पढ़ा है उनके बेसिस पे। तो देखो फर्स्ट क्या है मेरे पास, ऐसा वेव फंक्शन है मेरे पास, तो क्या मुझे बताओ ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा या नहीं होगा, सोच के बोलना है। देखो अब ये हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, साई एक्स जो है हमारा वो क्या हो, इन्फिनिटी को रीच ना कर रहा हो, है ना, वो बाउंडेड हो। अभी लास्ट जो 5th पॉइंट था वो कराया था मैंने, लेकिन ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। क्यों, एज इट इज रीचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, है ना, यानी इन्फिनिटी की तरफ ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या नहीं होगा, वेव फंक्शन नहीं होगा। अब इस वाले की बात करें बी की, तो क्या है हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। देखो सोच के बोल रहे, वो 5 पॉइंट जो अभी पढ़े उनके बेसिस पे ही है ना क्वेश्चन हमारे। तो देखो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ये कैसा है हमारा, मल्टीपल वैल्यूड है। कैसा है, मल्टीपल वैल्यू फंक्शन।
कि एक ही पॉइंट पे मैं यहाँ पे x है, यहाँ पे ये मेरा साई x है ना, तो सिर्फ अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करूँ तो इस पॉइंट पे देखो कितने सारे, ये वाला जो पॉइंट है इस पे ये भी हमारा वेव फंक्शन, ये भी, तो इतने सारे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा हो गया मेरा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो सिंगल वैल्यू ही क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल को उस जगह पे फाइंड करने की, एक अगर इतनी सारी हो गई तो क्या मैं रिजल्ट निकाल पाऊंगी? नहीं निकाल पाऊंगी, कुछ उसका सॉल्यूशन ही निकलेगा कि मुझे ये लग रहा है कि इतने सारे पॉइंटों पे हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एटम के फाइंड करने की, तो इतने सारों पे हो गई ना, तो मैं टोटल जो कंक्लूजन है उस पर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए साई, है ना। इसकी बात करें हम, अब देखो साई एक्स हमारा, देखो ये जो एरिया है, एरिया अंडर दिस हम क्या लिखते हैं, ए से बी साई एक्स का स्क्वायर dx, ये हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना, इस कर्व के नीचे। तो ये देखो ये इधर किस तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। जरूरी नहीं कि y की डायरेक्शन में ही वो इन्फिनिटी की तरफ रीच करे, x की डायरेक्शन में भी तो कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि एज ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, एज इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। अब हम बात करें इस फंक्शन की, तो ये भी देखो हमारा साई एक्स, ये हमारा एक्स, तो ये तो बड़ा आसान है, देखते ही समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, ये प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। ये देखो अब ये भी हमारा साई एक्स और एक्स का फंक्शन है ना, तो क्या ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसकी वजह से? जो इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है कि यहाँ तक तो ये वेव फंक्शन था, लेकिन बीच में इसका क्या, ये जो बीच में इतना स्पेस छूटा हुआ है, ये इस कैप की वजह से हमारा जो कर्व है वो स्मूथ नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड करूँ तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। लास्ट में बात करूँ इसकी, तो देखो हर पॉइंट पे एक एक वैल्यू है यहाँ पे, है ना, और ये इन्फिनिटी की तरफ भी नहीं जा रहा, सिंगल वैल्यूड भी है ये फंक्शन हमारा, कॉन्टिन्यूटी भी है इसमें, तो यानी ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।